हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था। अच्छा, जो हमने सबसे बेसिक वाला एक क्लासीफायर देखा था लास्ट टाइम, वो था के नियरेस्ट नेबर्स का। के नियरेस्ट नेबर कितना किया था आपने? हाँ नहीं, वो तो एक कर रहे थे हम, ये किए थे हमने। अच्छा, जो बेसिक एम है, क्योंकि हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं अनसीन एग्जांपल्स को, कि जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट टाइम किया था कि हमारे पास कुछ नॉन एग्जांपल्स हैं और फिर देन कोई अनसीन डाटा आता है जिसको हमने क्लासीफाई करना है। तो सबसे बेसिक एक काम हो सकता है वो ये है कि जो अनसीन है उसका सारी नॉन के साथ आप डिस्टेंस लो और फिर आप देखोगे जिससे सबसे क्लोजेस्ट है उसकी जो क्लास होगी वो आप असाइन कर देते हो। ठीक है, इसको हम नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर कहते हैं। अब नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर जो सेंसिटिव है टुवर्ड्स आउटलायर्स, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉइजी सैंपल था ब्लू क्लास का और वो या आइदर वो नॉइजी सैंपल था या वो मिस एनोटेट यानी रॉन्गली एनोटेट हुआ था कि एक्चुअली वो ब्लू क्लास का रेड क्लास का था लेकिन एनोटेशन में वो ब्लू क्लास में आया हुआ था, तो ये यहाँ पे आ गया। अब अगर हमारा अननोन सैंपल इसके क्लोज आता है तो जस्ट एक नॉइजी सैंपल जो है वो रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर देगा क्योंकि उसके सबसे क्लोजेस्ट है वो। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ जो क्लासिफिकेशन उसको काइंड ऑफ रोबस्ट बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन NN हम मल्टीपल NN के NN लेते हैं और के हम खुद से डिफाइन करते हैं हमने के कितना लेना है। तो ये एग्जांपल जो है इसके अंदर के 3 लिया हुआ है। फॉर के इज इक्वल टू 3 हम 3 नियरेस्ट देखेंगे, उनमें से जो क्लास मेजोरिटी में आएगी वो क्लास हम असाइन करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो के NN के नियरेस्ट नेबर है, सबसे सिंपलेस्ट और मोस्टली जो यूज्ड एल्गोरिथम है वो के NN का था। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ की थी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक है फीचर्स की और दूसरी है क्लासीफायर्स की। तो अगर आपको आप डोमेन एक्सपर्ट हो और आपको जिस डोमेन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो उसके बारे में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आप इमेज प्रोसेसिंग का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो और आपके पास इमेज प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी और आपने यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग नॉलेज आपने ऐसे फीचर्स निकाले जो वेल डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं, तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स क्लासीफायर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम सिंपल KNN यूज़ करें तो वो भी बेटर रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे फीचर्स नहीं आए हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग है तो देन फिर KNN जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमें और कॉम्प्लेक्स क्लासीफायर पे जाना होगा। लेकिन KNN जो है एक मोस्टली यूज्ड एल्गोरिथम है। तो इसका अगर हम देखें कि एग्जांपल थी जैसे ये भी, अब ये किया था हमने लास्ट टाइम, नहीं किया था सर ये वाली एग्जांपल ये स्लाइड्स इसको KNN ठीक है वैसे ही हो गया। अच्छा, ये एक और एग्जांपल जिसको आप खुद देख सकते थे सारा, जो एक्चुअली यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, जब आप क्लासीफायर बना लेते हो और अब मैंने टेस्ट करना है कि मेरा जो क्लासीफायर है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम ना उसकी क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। जो भी मेथड होगा हमारा उसको हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा के 2 पार्ट्स बना देते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा होगा और एक टेस्ट डाटा होगा। ट्रेनिंग डाटा पे हम अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करवा देते हैं और टेस्ट डाटा के ऊपर उसको चेक करते हैं और जो भी रिज़ल्ट आता है वो टेस्ट डाटा के अगेंस्ट फिर हम चेक करते हैं कि क्या एक्यूरेसीज आ रही हैं। इसकी भी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी एक ना, और हमने एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की थी क्लास जब हम आई थी ना। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का भी हमने डिस्कस कर लिया था, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था ना हमने, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया था।
तो एक्चुअली जो क्रॉस वैलिडेशन का है वो ये है कि हमारे पास जो कंप्लीट डाटा सेट है हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। अब वो स्प्लिटिंग किसी तरह की भी हो सकती है। एक स्प्लिट ये है कि 50-50 कर दो आप, कि हाफ से आप ट्रेन करो और रिमेनिंग हाफ से आप टेस्ट करो। अब उसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट हाफ से जब आप ट्रेन कर रहे हो तो आप ये लेबल्स आप दिखा रहे हो क्लासीफायर को, आप ट्रेन कर लोगे, टेस्टिंग करते हुए आप उसके लेबल्स हाइड कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट डाटा दे रहे हो और उससे एक आउटपुट जनरेट करवा रहे हो। और देन हम कंपेयर करते हैं, उससे हम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव्स निकालते हैं, जिससे हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्रॉस, इसी तरह क्रॉस वैलिडेशन में एक ये भी चीज़ है कि अगर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, के फोल्ड मीन्स कि आप अपने डाटा को के इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हो, ठीक है। अब ये यानी अब के फोल्ड वैलिडेशन या इस तरह की क्रॉस वैलिडेशन जो होती हैं वो डाटा डिपेंडेंट भी होती हैं कि आपके पास डाटा कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें भी आप के फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको कहो कि अगर मेरे पास टोटल 10 सैम्पल्स हैं और मैं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करता हूँ तो हर जो एक बिन होगी उसमें सिर्फ 2 सैम्पल्स आएंगे, तो वो आप जस्ट 2 सैम्पल्स से टेस्ट कर रहे हो, बाकी 8 से ट्रेन करवा रहे हो। उसकी बजाय आप एक जो है अगेन फिर हम ये एक और ऑप्शन, एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास अनबैलेंस्ड डाटा है कि आपके पास 10 आउट ऑफ 10 सैम्पल्स 8 सैम्पल्स क्लास 1 के थे और जस्ट 2 सैम्पल्स थे जो क्लास 0 के थे। तो उसमें भी अगर मैं उसका पार्टीशंस करता हूँ तो वो सही से वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि एक पार्टीशन में ही जो है एक क्लास वो जिसके 2 सैम्पल्स थे उसे ट्रेनिंग में आ रही हो, टेस्टिंग में ना ही आ रही हो, तो उस केस में हम फिर लीव वन आउट भी करते हैं। एक LO नज़र आएगा आपको कि डिफरेंट जगहों में मशीन लर्निंग के साथ लिखा हुआ, वो लीव वन आउट होता है कि उसमें सिर्फ जस्ट एक सैम्पल आप बाहर निकालते हो, बाकी रिमेनिंग n-1 सैम्पल से आप ट्रेन करवाते हो और उस एक को टेस्ट करते हो कि वो एक सैंपल पे क्या आउटपुट आती है। फिर अगेन आप एक निकालते हो और n-1 से टेस्ट करते हो, तो इसको एक्चुअली आप n टाइम्स रिपीट करते हो इस सारे इसको। अब के फोल्ड कैसे काम करेगा, लेट्स सपोज मेरे पास 20 सैंपल्स हैं और मैं जो है वो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ, तो अगर 5 फोल्ड कर रहा हूँ तो 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 4 हर बिन में 4 सैंपल्स आएंगे, तो मैं 4 सैंपल्स निकाल के रिमेनिंग जो k-1 फोल्ड्स हैं उन सब से ट्रेन करवाऊंगा और इन 4 को मैं टेस्ट करूंगा। उसके अगेंस्ट में ये एक एक्यूरेसी आ गई या मेरा कोई एक एरर आ गया, मैंने वो रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देन नेक्स्ट क्या होगा फिर आगे कि जो नेक्स्ट 4 सैंपल्स हैं, नेक्स्ट जो बिन है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और रिमेनिंग k-1 बिन्स के साथ मैं ट्रेन कराऊंगा, इंक्लूडिंग दिस वन एंड लास्ट वाले जो भी हैं। तो उससे ट्रेन किया, जो रेड वाले उनसे टेस्ट किया, फिर एक एक्यूरेसी या एक एरर आके आगे पास, तो ये k टाइम्स रिपीट होगा आपका प्रोसेस। इसमें सर ओवरलैपिंग करके भी सर नहीं, ये ओवरलैपिंग का नहीं है, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये सारे नॉन ओवरलैपिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब पर्पज़ क्या था, पर्पज़ ये था कि ये लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस की थी कि बाइसनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग में आपके पास बहुत अच्छे सैंपल्स आ गए और आप टेस्टिंग करते हुए आपके पास कॉम्प्लेक्स सैंपल्स आए तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ट्रेनिंग करते वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स दे दिए और टेस्टिंग आप जो है एक सिंपल से कर रहे हो तो एक्यूरेसी बहुत हाई आ रही होगी, तो आप उसको एवरेज आउट करते हो, ठीक है। तो ये जब आप 5 फोल्ड कर लोगे तो आपके पास एक्चुअली 5 डिफरेंट एरर्स या 5 डिफरेंट एक्यूरेसीज आई हुई होंगी, तो आप उनकी मीन निकालोगे। सर ये जो टेक वन आउट लीव वन आउट, जी हाँ इसको कह सकते हैं ये n फोल्ड क्रॉस बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल, कि अगर मेरे पास ये 5 है और मैं इसके 5 फोल्ड फॉर एग्जांपल करता हूँ तो 5 में हर फोल्ड में एक एक आएगा, तो मैं इसको निकाल दिया और रिमेनिंग 4 से ट्रेन किया और इससे टेस्ट किया। उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया, ये 3 और 4 से टेस्ट किया, ट्रेन किया, इससे टेस्ट किया। नेक्स्ट में मैं इसको निकाल दूंगा, उससे नेक्स्ट में ये जाएगा, वही वो आपके पास ठीक है कि वो n फोल्ड हो जाता है बेसिकली अगर n सैम्पल्स हैं। सो ये सिमिलरली अगर जो है इसी को ही आप 2 फोल्ड करते हैं तो ये 2 के 10 बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो एक हमने एक केनन किया था जो लास्ट टाइम किया था, सही है। उसके साथ एक इशू था कि आपको सारे के सारे सैंपल्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी टेस्ट सैंपल आता है तो आप क्या करते हो, टेस्ट सैंपल का ऑल ट्रेनिंग सैंपल से डिस्टेंस कंप्यूट करते हो, उनको सॉर्ट करते हो
उनमें से जो क्लोजेस्ट के होते हैं वो पिक करते हैं, उनमें से लेबल्स चेक करते हैं, जो लेबल मेजॉरिटी में आ रहा होता है वो आप क्लास असाइन कर देते हो, ठीक है। तो हमें उस सारे डाटा को मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ एंट्रीज हैं, हमारे पास बहुत एक बड़ा डाटा सेट है, तो बड़ा डाटा सेट हम मेमोरी में रखना पड़ेगा हमें सारा, और फिर वो तो मिलियंस ऑफ सैंपल्स हुए ना, तो हर सैंपल के अगेंस्ट आपके पास फीचर्स आए हुए हैं, तो जितने फीचर्स हैं यानी अगर n सैंपल्स हैं और m फीचर्स हैं तो n क्रॉस m का मैट्रिक्स बनता है, तो वो सारा आपको रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको उससे थोड़ा सा आगे जो एक अगर स्टेप पे जाएं तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्लासीफायर आते हैं। मिनिमम डिस्टेंस क्लासीफायर जो है वो जैसे KNN ने क्या करना था कि जब भी टेस्ट सैंपल आना था उसने सारे सैंपल से डिस्टेंस लेना था, क्योंकि उसके पास सारे ही हैं और वो नॉन पैरामीट्रिक थी। वेयर मिनिमम डिस्टेंस जो है ये पैरामीट्रिक है काइंड ऑफ, इसमें मीन जो है वो एक पैरामीटर है, इसको हमने कंप्यूट करना है। तो एक क्लास के जो सैंपल है उन सबका मीन, वो मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, और दूसरी क्लास के सारे सैंपल्स का मीन कैलकुलेट कर दिया। अब जस्ट ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हमें मेमोरी में रखनी है, मीन ऑफ क्लास 1 एंड मीन ऑफ क्लास 2। अब बाकी सारे सैंपल्स मैं थ्रो अवे कर दूंगा, अभी ट्रेनिंग सैंपल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ट्रेनिंग सैंपल से मैंने दोनों क्लासेस की मीन कंप्यूट कर ली। अब जैसे ही कोई टेस्ट सैंपल आएगा मैं उसका दोनों मीन से डिस्टेंस लूँगा, तो जिस मीन के वो ज़्यादा क्लोज होगा तो वो हम कर देंगे ये उस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। एक और चीज़ इस पर आती है कि मिनिमम डिस्टेंस क्लासीफायर में ना हम डिसीजन बाउंड्री बना सकते हैं, जैसा यहाँ पे एक लाइन ये लगी हुई है ना, तो अगर हम डिसीजन बाउंड्री बना सकते हैं इट मीन्स मैं पूरे क्लासीफायर को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। वो इक्वेशन के वेरिएबल्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है कितने डायमेंशनल प्रॉब्लम है, कि अगर एक लाइन है तो वो सिंपल ax + by + c = 0 होगा, अगर वो प्लेन है तो ax + by + cz + d = 0 होगा, हाइपर प्लेन है, इस तरह सारे आगे चलेंगे डिपेंडिंग ऑन कि प्रॉब्लम आ 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या हायर डायमेंशनल है, उस तरह। तो हम ये इक्वेशन कंप्यूट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसका ये देख रहे थे कि अगर फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम हमने ये इक्वेशन कंप्यूट करनी है तो वो कैसे होगी। डिस्टेंस हम अज्यूम करें कि सिंपल जो हमारे पास काइंड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस है, जे स्पेसिफिक क्लास को हम कह रहे हैं कि जो x सैंपल आया है अभी हमारे पास उसका j क्लास से क्या डिस्टेंस आ रहा है, तो जो भी सैंपल आता है उसका हमने j क्लास के मीन के साथ डिस्टेंस लेना है। तो इसी तरह मैं डी आई कंप्यूट कर सकता हूँ, डी जे कंप्यूट कर सकता हूँ, और फिर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ डी आई इज लेसर देन डी जे तो देन आउटपुट क्लास इज आई, अदरवाइज इट्स जे, ठीक है। तो लेकिन वो एक कंडीशन वाइज होगा, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, एक्चुअली बाउंड्री देखना चाहता हूँ कि मैं प्लॉट कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये बाउंड्री आ कहाँ पे रही है डिसीजन बाउंड्री, तो उसके लिए मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास ये स्क्वायर जो है इन मैट्रिसेस फॉर्म, हम स्क्वायर को ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं कि वो ए स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और फिर इसके बाहर स्क्वायर रूट है आपके पास। वैसे हम स्क्वायर रूट को अभी जो है इग्नोर कर देंगे, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक। तो हम लेट्स हम ये करें कि हम स्क्वायर रूट नहीं ले रहे और हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड जो एक्स स्क्वायर है, जो वो डिस्टेंस एक सिंपल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसके, यहाँ आप मैग्नीट्यूड आप कह दो आप डिस्टेंस स्क्वायर ले रहे हो या मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले रहे हो, ठीक। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर आगे तो मेरे पास x इंटू एक्स ट्रांसपोज आर एम माइनस एम जे एक्स ट्रांसपोज माइनस एम जे ट्रांसपोज एक्स प्लस एम जे इंटू एम जे ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि m भी सेम है जे भी सेम है, सॉरी मीन भी सेम है और x भी वही है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्स टी एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स टी एम जे प्लस एम जे टी यार, ठीक हो गया।
अब इसमें क्या है कि जो ये x इंटू एक्स ट्रांसपोज है, ये वो सैंपल जो अननोन सैंपल आया मेरे पास, वो ही अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मेरे डिसीजन में कोई ख़ास इसका रोल नहीं है, क्योंकि ये तो वो चीज़ खुद ही है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उस मीन के साथ हो रहा है और साथ एक्चुअली उसका मीन जो था आप उससे डिफरेंस ले रहे हो। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें कि यही जो है एक्स टी एक्स माइनस 2 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक्स टी एम जे माइनस 1/2 एम जे टी एम जे जो भी आ रहा है ये आ गया। तो ये जो टर्म है ये मेन रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगी। सर ये -2 कैसे? इसमें से 2 कॉमन निकाला ना। नहीं सर, ऊपर वाले स्टार से ये कह रहा है कि ये एम जे एक्स और एम जे एक्स ट्रांसपोज एम जे ट्रांसपोज एक्स, ये दोनों माइनस जो दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं तो दोनों एक्चुअली ऐड हो जाएंगे, दोनों कंबाइन कर दिया इन दोनों को हमने। आप ये कह रहे हो कि ए इंटू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू बी जो है इस सिनेरियो में हमारे सेम आएंगे दोनों, तो आप उसको कंबाइन कर रहे हो। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये वो एक टर्म वो जो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला एक्सप्रेशन जो होता है काइंड ऑफ वो वाला ही सारा है ना। क्या अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये आ रहा है ए स्क्वायर, वो आ रहा है बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab आ रहा है दरमियान में। इसको मैट्रिसेस डील कर रहे हैं और x की वैल्यूज पता नहीं तो ट्रांसपोज बराबर किस तरह होगी सर? x और x ट्रांसपोज सेम आप कह रहे हैं बेसिकली। हाँ, यहीं आप ये नहीं कह रहे हो कि x एंड x ट्रांसपोज सेम है, यहीं आप ये नहीं, देखो आपके पास वैल्यू तो सेम है लेकिन वो एक दूसरे का ट्रांसपोज आया हुआ है ना। ये वेक्टर्स है, एक तो ये मैट्रिसेस नहीं है, वेक्टर्स है हमारे पास, क्योंकि फीचर वेक्टर होता है ना, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है और उसको वेक्टर को जब वेक्टर की ट्रांसपोज के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ये पहले x इंटू एक्स टी है तो मैं ये कह रहा हूँ उसका एक्स स्क्वायर आ रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उसका, सही है। अभी ठीक है, तो ये हमारे पास आया था 6 10 12 12 4 3 आ गया और ये आ गया 5 और 5 10 /2 2.5, ठीक है, और ये आ गया 10 और 18 तो 4.5 और 3 और 3 6। अब जितने डायमेंशनल इनपुट होगी उतने ही डायमेंशनल हमारे पास मीन्स आएंगी ना, क्योंकि उसी स्पेस के अंदर हमारे पास मीन एक पॉइंट होगा, सही। अब हमारे पास ये है डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन। तो हम इन दोनों मीन्स को यूज़ करते हुए किसी भी x के लिए हम जो है ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम x अज्यूम करते हैं, हमारे पास x है अभी x1 एंड x2, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि नॉर्मली हम जो ये मशीन लर्निंग का सारा ये कर रहे होते हैं तो हम ये सबको बाय डिफ़ॉल्ट ना कॉलम वेक्टर कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास जो चीज़ है ये पड़ी हुई है 4.5 और 1.5 इस तरह, ये जो है ये 3 एंड 2.5 है, सही है। अब अगर मैं वो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, x का ट्रांसपोज है, x का ट्रांसपोज लिया तो x इंटू x2 हो गया एम जे माइनस एम आई, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कंप्यूट कर रहा हूँ D12 तो M1 माइनस M2 तो M1 माइनस M2 3 माइनस 4.5 क्या आ रहा है माइनस 1.5 और 1, ठीक है, माइनस 1/2 और हमारे पास आ रहा है इसका स्क्वायर अपने ही। अब इसका स्क्वायर देख लो यार, जो भी आ रहा है 4.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, ये पहले का आ गया और माइनस सॉरी ये पहले का है
3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर, और सेकंड क्या है 4.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1.5 टोटल, अच्छा 20.25 है, 9 प्लस 20.25 माइनस 2.54 है सर, 6.25 सर, 9 प्लस 6.25 होगा माइनस 20.25 सर, स्क्वायर से 2.25 सर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन पूरी बन जानी है। जो एक्चुअल चीज़ देखने वाली है ये कि ये हमारे पास ये जो वेरिएबल थे वो ये आ रहे हैं, जो x1 x2 का वो सारा साथ एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है जो काइंड ऑफ इंटरसेप्ट है सारा। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपका बन रहा है ax प्लस बी वाई और प्लस सी होगा। x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है और c तो कांस्टेंट आ रहा है साथ उसके। तो a हमें नॉन हो गया, यहाँ पे माइनस 1.5 है, b 1 है और c हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो ये सारा। तो ये जो 3.6 आ रहा है तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल आया टेस्ट सैंपल और वो था 4.5 एंड 2। अब ये टेस्ट सैंपल है और मेरे पास ये इक्वेशन है, ये मैं बात कर रहा था जो दूसरे वाली है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है और ये टेस्ट सैंपल आया। तो अगर ये मैं इस पर प्लेस करता हूँ माइनस 1.5 इंटू 4.5 प्लस 2 प्लस 3.6, तो इससे जब जो भी रिजल्ट आएगा इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन 0, तो क्योंकि मैं D2 कंप्यूट किया, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0 तो आउटपुट 1 है, इफ़ लेस दैन 0 तो आउटपुट 2 है। तो उससे आप मिनिमम डिस्टेंस से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक हो गया ये। अच्छा अब जो है हम क्विकली बस दो जो थोड़े से मोस्टली यूज्ड एल्गोरिथम को ऊपर से देखेंगे और फिर हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, एमएल को ख़त्म करके। जो एक कॉमनली जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं पैटर्न रिकग्निशन की, उसमें जो एक कॉमन नेम माइंड हमें सुनने को मिलता है ना वो न्यूरल नेटवर्क्स का है कि परसेप्ट्रॉन्स होगा या न्यूरल नेटवर्क होगा। परसेप्ट्रॉन जो है सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क है, जो लीनियर न्यूरल नेटवर्क है उसको हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं। तो वैसे न्यूरल नेटवर्क जो है वो मल्टी लेयर्स और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स पे भी जाता है, लेकिन सबसे बेसिक जो उसका एलिमेंट है वो परसेप्ट्रॉन बनते हैं। जो मेन उसका मोटिवेशन थी वो ये थी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैसे वर्क कर रहा है उस बेस पे उसको फॉलो करते हुए कोई मैथमेटिकल मॉडल, कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाए जिससे कंप्यूटेशन करवाई जाए। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर, और हर न्यूरॉन जो है उसके मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं कि उसमें न्यूक्लियस होता है एक जो मेजर प्रोसेसिंग करता है, उसमें एक एक्सियन होता है जो उसको लिंक करता है विद डिफरेंट न्यूरॉन, उसके आगे डेंड्रॉइड होते हैं इस तरह के। तो उसके अंदर डिफरेंट इनपुट काइंड ऑफ चीज़ें जो दूसरे न्यूरॉन से इनपुट लेते हैं, फिर जो उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोसेसिंग करता है कुछ और वो डिसाइड करता है कि उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करना है अगले न्यूरॉन को या नहीं सेंड करना। उसको हम कहते हैं कि फायर करना है उसने या नहीं फायर करना है। फायर मीन्स 1, नो फायर मीन्स 0, कि उसने वो सिग्नल ट्रांसफ़र करना है आगे या नहीं। अब इस तरह क्या मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं सारे। तो जो फिर परसेप्ट्रॉन बना तो उसकी भी फिर यही नेचर बनी कि आपके पास जो है हम इससे बात करते हैं कि हमारे पास कोई मिडल में एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है और मल्टीपल इनपुट्स है। अब हमारे केस में जो इनपुट्स है ना वो फीचर्स हैं, ठीक है। अब प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है अंदर जो ये कर रहा होता है इसको हम नॉर्मली सिग्मॉइड फंक्शन कह रहे होते हैं। अब वो किसी तरह का भी कोई फंक्शन अप्लाई करता है। एक सबसे बेसिक सिग्मॉइड फंक्शन जो होते हैं ना वो थ्रेशोल्ड होता है कि आप कोई वैल्यू कंप्यूट करो या ये जो इनपुट्स आ रही हैं, फीचर्स जो आ रहे हैं
और हर फीचर को कुछ ना कुछ हमने वेट असाइन किया हुआ है, वो मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप एक वैल्यू कंप्यूट करो। इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड तो देन आउटपुट इज 1, इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन दैट देन आउटपुट इज 0। सिंपल 1 एंड 0 का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप जो है W0 X0 प्लस W1 X1 प्लस W2 X2 सो ऑन Wn Xn करो। इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन T, यहाँ अगर डिसीजन बाउंड्री बना दी तो उस केस में अगर पॉजिटिव है तो एक क्लास है, नेगेटिव है तो दूसरा क्लास है, ठीक है। तो आप उससे ये देख सकते हो इससे। तो अब ये सबसे बेसिक है। जो एक्चुअल आगे हम बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के पूरे फ्रेमवर्क की, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनपुट लेयर होती है जिसमें उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे कि जितने एक्चुअली उसके अंदर इनपुट, जितने डायमेंशनल फीचर्स हैं वो सारे एज इनपुट आ रहे हैं। देन फिर मिडल में हमारे पास हिडन लेयर्स होती हैं। अब हिडन लेयर्स मल्टीपल भी हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, यहीं मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं दरमियान में, इनको हम हिडन लेयर्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क में एक्चुअली ये हिडन लेयर्स जो है ये इंक्रीज़ करती जाती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में और ट्रेनिंग में ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये जैसा डीप न्यूरल नेटवर्क या डीप ये रनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यही है कि इनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। कि असल में इशू यही आता है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क को करते हो, इवन A1 हिडन लेयर, आप वो सारे को रिकर्सिवली कर रहे होते हो, आप वेट्स एडजस्ट कर रहे होते हो टू फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग, तो अच्छा खासा टाइम लेता है वो। यही अगर आप ऑन पेपर उसको कंप्यूट करो तो आपको पता चल जाता है कि वो इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर तो वो चलो एक लेयर के लिए जल्दी से कर देगा, लेकिन स्टिल जब आप वो लेयर्स इंक्रीज़ करते हो, नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स इंक्रीज़ होते हैं, तो वो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो अब विद द हेल्प ऑफ GPUs और जो सारा आपके पास कंप्यूटेशनल पावर आ रही है, तो अब इसलिए वो पॉसिबल हो रहा है ना कि आप उसको डीप लर्निंग की तरफ जा रहे हो। तो उसमें और ये इसने ना न्यूरल नेटवर्क को अगेन एक बूम दी है। अदरवाइज न्यूरल नेटवर्क फिर स्टिल काइंड ऑफ डाई डाउन हो रही है। न्यूरल नेटवर्क में ना 2 या 3 स्टेजेस आई थी लेट 50s वगैरह में, जब ये डेवलप हुए तो ये सिंपल परसेप्ट्रॉन ऐसा अच्छा खासा इसने रेवोल्यूशनाइज किया कि जो ये इंटेलिजेंस की चीज़ थी उसको। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रहे हुए तो वो नहीं हुआ। तो टिल द टाइम जब बैक प्रोपोगेशन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आया था, जो ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए होता है, इसके वेट्स एडजस्ट करने के मेथड ऑप्टिमाइजेशन के, जब तक वो नहीं हुए थे तो ये अगेन ये डाई डाउन हो चुके थे। तो उन्होंने हेल्प किया इसको दोबारा से अलाइव करने के लिए ना। लेकिन फिर अराउंड अर्ली 90s और 93 इसके करीब जाके ना दोबारा से ये स्पोर्ट वेक्टर्स मशीन्स और इस तरह के जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क। देन लेट 90s ये 98-99 में ये फर्स्ट डीप न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया था, ली नेट के नाम से। इस तरह वो ये जो एमनिस्ट होते हैं ना, जो ये एमनिस्ट एक डाटा सेट है जो ये न्यूमरल इसके लिए है, जो ये 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर्स हैं ना उनकी क्लासिफिकेशन की। ये जिप यहीं आप लेटर्स आ रहे होते हैं ना, उसको जिप कोड की बेस पे खुद से क्लासीफाई करो कि वो किस स्टेट का लेटर है, तो उसको जाना चाहिए। तो उसमें डिजिट क्लासिफिकेशन आती है, तो हैंड रिटन डिजिट्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी वो ट्रिकी एक प्रोसेस हो जाता है। तो वो उन्होंने किया था, उसको प्रोसेस किया था। तो वो फर्स्ट था जो डीप न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली बना था वहाँ से आगे। तो वहाँ से आगे अब और ज़्यादा हो रहा है। और ये ज़्यादा अब इसलिए हम आजकल सुन रहे हैं क्योंकि अब वो जो GPUs की एक्सेस है या आपके पास कंप्यूटेशनल की एक्सेस है ना, वो क्लाउड की वजह से या इस तरह वर्चुअली आप एक्सेस कर सकते हो उसको, वो सारी आपको अवेलेबल है। तो इसलिए अब दोबारा से अब ये एक इनका आ रहा है। अच्छा, ये हिडन लेयर्स हैं। और जो लास्ट होगी हमारे पास वो आउटपुट लेयर होती है। अब आउटपुट लेयर पे जो नोड्स होंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी आउटपुट्स हैं। जैसा वो एमनिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आउटपुट लेयर पे 10 नोड्स होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने क्लासीफाई करना है। तो वो उस हिसाब से अब ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनपुट लेयर जो आपने बताया न्यूरॉन का नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जी, वो फीचर्स पे डिपेंड करता है, यानी वो नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो आपके पास जितने फीचर्स होंगे ना उतने नोड्स होंगे इनपुट लेयर पे। मतलब पर फीचर वेक्टर जितने फीचर्स नहीं हाँ, पर फीचर वेक्टर यानी आपके पास अगर लेट्स सपोज फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 है, ठीक है। जैसे आपके पास एक सैंपल था, उस सैंपल में जितने फीचर्स आपने निकाले थे
पूरा एक वेक्टर बनता है ना उतने डायमेंशन। हमने फीचर स्पेस की बात की थी कि फीचर स्पेस उतने डायमेंशनल होगी जितने नंबर ऑफ फीचर्स निकालते हो, तो वो जो फीचर्स है उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इनपुट लेयर के ऊपर। हिडन लेयर्स, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड नोड इन ईच हिडन लेयर वो वेरिएबल है, वो आपके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन और आप उसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो खुद से, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप मैटलैब का भी यूज करो, आपसे पूछता है कि कितने होंगे और कितने नोड्स होंगे इस तरह। आउट
ना हो, क्या ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये कोई डिफरेंट शेप के उसका ये जो सिग्मोइडल फंक्शन है ना, शेप यही रहती है न्यूरल नेटवर्क की, यानी ये तो नेटवर्क है ना, आर्किटेक्चर है उसका, जो उसके अंदर फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा ना वो चेंज हो जाता है। नॉन लीनियर के लिए भी है, ये नहीं है कि लीनियर के लिए। मैं सबसे सिंपलेस्ट जो लीनियर वाला है वो बता रहा हूँ। इस स्टेप फंक्शन की बजाय अगर हम टेंजेंट यूज़ करते हैं ऐसा का, वो नॉन लीनियर बनाता है, वो आपकी लीनियर बाउंड्री नहीं बनाता है उसका। ठीक, एक्चुअली हमें नजर आ रहा है सैंपल्स हैं, इस तरह कर्व बना के हम सेपरेट। हाँ वही, यही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हो जो सेकंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर की, इस तरह, तो वो आप उससे ये कर सकते हो। यानी ये जो है ये इवन के कोई रैंडम सी आपने करनी है कुछ, तो उसको ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। मतलब वो उसके जैसे जैसे हम सिग्मॉइड फंक्शन है उसको हम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उस हिसाब से। आप इसको इस तरह समझो ना, फॉर एग्जांपल लीनियर ही रखा, लीनियर ही है, ये सारे लीनियर है मल्टीपल लेयर्स पे, तो आप इस तरह समझो कि ये सारे के सारे ना इसका मल्टीपल बना के ना, तो उसने या ये तो एक ही था ना, इसमें तो हिडन लेयर ही नहीं थी, इसे तो बनाना ही एक था। वैसे यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल है तो सारे मिलके आपको ना ये भी बाउंड्री दे देंगे, क्योंकि मल्टीपल सिग्मॉइड्स थे जो सारे थे, तो हर एक जो है वो एक एक के बारे में आपको दे रहा है। वो एक सिर्फ एक होगा जिसको एक्चुअली एडजस्ट कर रहा होगा, सारा कर रहा होगा। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं डाटा लीनियर सेपरेबल था, और परसेप्ट्रॉन का ये एम है कि जहाँ पे फर्स्ट लीनियर बाउंड्री मिल गई उसको जो सेपरेट कर रही है दोनों को, तो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा वो। तो हम कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज ये डॉटेड रेड वाली थी, अब ये डॉटेड रेड क्यों नहीं सही है, ऊपर वाली डॉटेड रेड या नीचे वाली डॉटेड रेड, इन दोनों में से कोई भी एक उसने फाइंड आउट की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं बेस्ट ऑप्शन? उस पर बाद में आते हैं ना, पहले ऊपर वाली वो उसका है कि वो क्यों नहीं बेस्ट ऑप्शन। ऊपर वाली रेड डॉटेड या नीचे वाली रेड डॉटेड जो है वो दोनों क्या है? नहीं, इक्वल टू किस है? हाँ, हमने जो लास्ट टाइम बात की थी ना, जो इंटेलिजेंस की आती है चीज़, वो ये आती है कि कोशिश हम ये करते हैं कि जो वेरिएंस है ना ओवरऑल उसको कवर किया जाए, सही है। तो इसीलिए ये सारी सैंपल एक जगह पे नहीं है, फैले हुए हैं ऐसा, ठीक है। अब ऊपर वाली सॉलिड डॉटेड जो रेड लाइन है और नीचे वाली वो बहुत ज़्यादा क्लोज है टुवर्ड्स वन क्लास, ठीक है। तो अब अगर मैं ऊपर वाली कंसीडर करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने ये निकाल दी, अब इसमें जो ये ब्लैक सर्कल वाली है उस क्लास के पास बड़ा मार्जिन है कि उसमें अगर वेरिएशन ज़्यादा भी आएगी स्टिल वो सही क्लासीफाई होती जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाली क्लास है ना उसके पास इतना अच्छा मार्जिन नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी वेरिएबल सैंपल आया जो कि एक्चुअली उस क्लास का था, वो बहुत इजीली मिस क्लासीफाई होगा टुवर्ड्स सेकंड क्लास, क्योंकि बहुत टाइटली आपने बाउंड्री को उस तरफ कर दिया, ठीक है। तो मार्जिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा आ गया और दूसरी तरफ से कम है। तो एसवीएम जो है ना, एसवीएम ये करता है कि वो स्पोर्ट वेक्टर्स लेते हुए बेस्ट मार्जिन फाइंड आउट करता है, ठीक है। वो स्पोर्ट वेक्टर कहता है उसको कि जो कि इसके क्लोजेस्ट सैंपल थे इस क्लास के और इस क्लास से क्लोजेस्ट सैंपल, यानी ये जो ब्लैक, ये स्पेशली ये वाला ब्लैक जो डॉट है और इधर से ये सर्कल वाला जो है, ये स्पोर्ट वेक्टर्स हैं इसके, जो एक्चुअली डिफाइन करने जा रहे हैं कि बाउंड्री होनी किधर है। तो वो उन दोनों स्पोर्ट वेक्टर से रेड ऊपर वाली डॉटेड लाइन और नीचे वाली डॉटेड लाइन्स आई हैं, उनसे भी मैक्सिमम मार्जिन उसका मिडल निकाला गया है। अब वो जो मिडल में सॉलिड रेड लाइन है वो मेक श्योर कर रही है कि वो दोनों क्लासेस से इक्वल मार्जिन पे आ रही है, मैक्सिमम मार्जिन पे है इस तरह। तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन का जो एक मेजर डिफरेंस था फ्रॉम परसेप्ट्रॉन वो यही था कि वो एक्चुअली ये मेक श्योर करता है कि जो लीनियर बाउंड्री मैंने फाइंड आउट करनी है वो मैक्सिमम मार्जिन पे हो फ्रॉम ऑल क्लासेस जो भी बनते हैं आप। ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन भी मल्टी लेयर नहीं, उसका आर्किटेक्चर ये नहीं है वैसे। हाँ वो ये अच्छा, जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है वो मेनली लीनियर ही हैं, वो बाइनरी डिसीजन ही कर रही होती हैं 0-1 के दरमियान में, लेकिन वो नॉन लीनियर को भी करता है। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कर्नल ट्री एक आता है, चॉइस ऑफ कर्नल की हम बात करते हैं। एक्चुअली ये भी जो है ये फंक्शन है ना, तो आप फंक्शन से वेरिएशन ला सकते हो। तो वो ये करता है कि इंस्टेड ये दरमियान में ये वाले फंक्शंस करें ना वो, और अगर इसको भी देखें ना, इसे क्या किया था, इनपुट आया, इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ आगे वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो इनपुट नहीं है आपके पास, ये जो वैल्यूज हैं ये इनपुट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कुछ, ये भी इनपुट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कुछ। तो एसवीएम क्या करता है, एसवीएम कर्नल ट्रिक करता है एक दरमियान में, कि दरमियान में आप कोई कर्नल फंक्शन यूज़ करते हो जो कि इनपुट नॉन लीनियर स्पेस को उस फंक्शन में से जब आप पास करते हो तो वो लीनियरली सेपरेट हो जाती है, उसको हम कर्नल ट्रिक कहते हैं।
ये अलग कि अगर ओरिजिनली नॉन लीनियर थी तो उसको आप एक ऐसे फंक्शन में से पास करो जो उसको ट्रांसफॉर्म करता है एक और स्पेस पे, जहाँ पे वो जो डाटा है उतने डायमेंशनल या काइंड ऑफ, लेकिन वो अब लीनियरली सेपरेबल है। तो इवेंचुअली एसवीएम ने वो लीनियर बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो मेन जो एसवीएम का आता है रोल, वो सारा वो कर्नल के अंदर आता है। तो चॉइस ऑफ कर्नल जो यहाँ पे, और कर्नल के जो पैरामीटर्स हैं, ये सबसे बड़ा एक ट्रेड ऑफ आता है कि एक्चुअली आपने कौन सा कर्नल यूज़ कर रहे हो, किस तरह का है। सही। और ये है भी बाइनरी क्लासीफाई। ये क्या करता है कि दो क्लासेस को लेके चलता है। मल्टी क्लास एसवीएम है, एसवीएम फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन वो 1 वर्सेस n-1 करता है। एक को कर दिया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, ऐसा हमेशा वो बाइनरी क्लासिफिकेशन ही कर रहा होता है, क्योंकि वो लीनियर ही निकाल रहे हैं दरमियान में से वाई। ठीक है, तो ये हमारा एक काइंड ऑफ था। उसमें ये है कि जो डाटा सेट्स हैं, मल्टीपल डाटा सेट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो प्योरली आप मशीन लर्निंग करना चाह रहे हो, ये डाटा डोमेन का नहीं है कि इसमें इमेजेस सिग्नल्स नहीं है। यहाँ पे जो होगा डाटा पड़ा हुआ वो सारे ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फीचर्स होंगे जो सिर्फ आपने आगे मशीन लर्निंग करनी है। अब उसके ऊपर वो लेबल्ड भी हैं, वो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स की फॉर्म में, अनलेबल्ड भी है, इस तरह सारा, और फिर उसके जो भी उससे रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज है। ठीक है, हम थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, मैं एक कॉल